आइए तो बेटे आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस में आगे बढ़ेंगे और बाकी बचे हुए पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे। चलिए, और सभी बच्चे मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे और आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। और इंडिविजुअल की तरह ही HUF में भी बेटे दो दो कंडीशंस लगती हैं, इसीलिए हम साथ साथ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को भी समझेंगे। ठीक है सर, क्या ये भी इंडिविजुअल की तरह बहुत बड़े होंगे? आंसर इज नो। इंडिविजुअल और बाकी लोगों में अंतर होता है। बाकी अब हम जितने भी रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे वो सब बहुत ही छोटे हैं। केवल एक इंडिविजुअल का हमारे पास थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। तो आइए और मेरे साथ साथ फोकस करें। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ये हम HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हमें चेक ये करना है कि when HUF is resident and when HUF is non-resident। ठीक है, इंडिविजुअल में तो हम ये काउंट करते थे कि वो पर्सन इंडिया में कितने दिन स्टे कर रहा था। इंडिविजुअल के केस में बेटे क्योंकि इंडिविजुअल का भगवान ने दो पैर दे रखे हैं ना, तो वो कभी टिकते नहीं है, तो वो कभी यहां रह रहा है कभी वहां रह रहा है। लेकिन अब HUF इसके कोई पैर थोड़ी हैं, इसलिए इसके रूल थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले बात आएगी कि व्हेन HUF इज रेजिडेंट। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता है HUF इज रेजिडेंट इन इंडिया। HUF इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is situated if its control and management of its affairs मतलब business is situated wholly मतलब पूरी तरह से और पार्टली इन इंडिया। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से या पार्टली आंशिक तरह से अगर वो भारत में हुआ तो वो पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि HUF को नॉन रेजिडेंट कब कहेंगे? बताइए। When HUF is said to be non-resident, हमने कहा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखिए। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत में है, पूरी तरह से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, तो रेजिडेंट हो गया। हमने कहा सर इसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया में नहीं है, पार्टली है,
तो भी ये रेजिडेंट हो गया। यानी बचा ही क्या? बचा एक ही केस, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होलली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट कब होगा? HUF इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया if its control and management of its affairs is situated wholly out of इंडिया। ठीक है, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है, पार्टली को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, पार्टली का मतलब है थोड़ा सा भी अगर इंडिया में है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। इसका मतलब HUF के रेजिडेंट बनने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए जी, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ नोट डाल लेते हैं। तो सबसे पहले नोट नंबर 1, टू चेक वेदर HUF is resident or not, residential status of कर्ता is irrelevant। सर HUF का स्टेटस निकालना हो तो हमने आपको बताया था कि HUF को कौन कंट्रोल करता है? HUF को कंट्रोल करता है कर्ता, और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना हो तो बेटे कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस को भूल जाना। आपने एक ही बात पर फोकस करना है कि HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां था। ठीक है सर। नोट नंबर 2, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सर यहां पर ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड वेयर द डिसीजंस रिगार्डिंग द अफेयर्स of HUF is taken। और नोट नंबर 3, if any one decision is taken in India, then HUF is said to be resident in India। वाह, क्या कानून बनाया है। देखिए, पहले तो यहां लिखा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में हो, हमने कहा चलिए बात समझ में आती है। और फिर लिखा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अब इस पार्टली का मतलब है कि आपने बिजनेस चलाने से रिगार्डिंग अगर एक भी डिसीजन इंडिया में ले लिया तो आपकी HUF इंडिया के लिए रेजिडेंट बन जाएगी। एक भी डिसीजन अगर ले लिया तो हम उसे पार्टली की परिभाषा में कवर कर लेंगे। समझ में आया? कितना बढ़िया कानून बना रखा है। ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है कि when HUF
is said to be ordinary resident in India. सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो एचयूएफ के अंदर कब हम कहेंगे कि एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो एचयूएफ इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एचयूएफ को हम कब कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? इफ कर्ता मतलब सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द एचयूएफ, तो या तो कर्ता, और कई बार कर्ता कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरी जगह ये बिजनेस के अफेयर्स देखेगा, तो उस केस में हम बुलाएंगे मैनेजर। तो कर्ता या मैनेजर सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब बेटे ये जो कंडीशंस हैं, ये वही कंडीशंस हैं जो कि आपने इंडिविजुअल में पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपको एक बार बुक से रीड करवाना चाहता हूं कि ये वही कंडीशंस हैं जो आप इंडिविजुअल के केस में पढ़ चुके हैं। फर्क इतना है कि वहां पर आपने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था और यहां पर ये कंडीशन कर्ता पे लागू हो जाएंगी। देखिए क्या कह रही है बुक। एचयूएफ जो कि रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी अगर कर्ता ना हो तो उसका जो भी मैनेजर होगा फैमिली का, वो ये दो कंडीशंस फुलफिल कर दे। और ये दोनों कंडीशन याद रखना है वही हैं सेम एज इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल में थी। बस फर्क इतना है कि इंडिविजुअल की जगह अब कर्ता यूज हो गया। मुझे बताइए क्या थी? ही मस्ट बी रेजिडेंट इन 2 out of 10 years और ही मस्ट बी इन इंडिया इन 730 days और मोर इन द लास्ट 7 previous years। ये दोनों की दोनों वही कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए नई नहीं है, वही कंडीशंस हैं। तो वही हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, कर्ता must be resident at least in 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year। यानी जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, जैसे हमारी स्टडी में प्रीवियस ईयर चल रहा है 15-16, तो 15-16 प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल। और दूसरी कंडीशन क्या थी? कर्ता मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 days or more, 730 days or more during 7 previous years, during 7 previous years immediately preceding रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब आप अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर लेना। और मेरे लिए अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 15-16, तो 15-16 से पीछे के 7 प्रीवियस ईयर्स में वो कम से कम 730 डेज तक अगर इंडिया में है तो वो क्या कहलाएगा?
सर वो कहलाएगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी। अगर वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना करे या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, मैं फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूं, हालांकि ब्रीफ करने में कोई खास ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या एचयूएफ रेजिडेंट है या एचयूएफ नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट वो कब होगा, जल्दी बताएं। व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैनेजमेंट, इज सिचुएटेड होली या पार्टली इन इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट कब हुआ, नॉन रेजिडेंट हुआ when control and management is situated wholly out of India। एक ही केस में नॉन रेजिडेंट होगा कि अगर सारा कंट्रोल बाहर से होता है, बाकी सभी केस में रेजिडेंट होगा। एक बार रेजिडेंट हो गया तो फिर मुझे चेक करना है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ। इसके लिए वही सेक्शन 6(6) वाली कंडीशंस हमें चेक करनी होती हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि अगर कर्ता सेटिस्फाई कर देता है बोथ द कंडीशंस तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कर्ता की जगह हम लोग मैनेजर को भी यूज कर सकते हैं अगर कर्ता ने ये पावर मैनेजर को दे रखी हो। नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, व्हेन कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन या बोथ ऑफ द कंडीशंस रिटर्न इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक, बस खत्म। आइए जी पढ़ते हैं। बुक में लिखा है कि ये हमारा पेज नंबर चल रहा है, कौन सा, पेज नंबर 24। दिस इज पेज नंबर 24 और यहां लिखा है कि X an individual is resident but not ordinary resident in India for the assessment year 2016-17। प्रीवियस ईयर कर देते हैं 15 and 16। तो यहां पर X की बात हो रही है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 द अफेयर्स ऑफ X, जो कि एक HUF है, हुज कर्ता इज X, आर पार्टली मैनेज फ्रॉम दिल्ली एंड पार्टली फ्रॉम नेपाल। बताइए, HUF के अफेयर्स पार्टली मैनेज हो रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में, और पार्टली हो रहे हैं नेपाल। बताओ HUF को क्या कहोगे। HUF is said to be resident because control and management is partly situated in India। ठीक है सर, अब ये रेजिडेंट हो गया। जब ये रेजिडेंट हो गया तो फिर मुझे चेक करना है कि कहीं ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो नहीं है। उसके लिए चेक करूंगा मैं X को, और X क्या था, X था नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका मतलब X सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए
ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये नहीं लिखा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन ये लिखना कि एक्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो एचयूएफ के सेकंड पार्ट का आंसर मुझे मिल जाता है कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसीलिए एचयूएफ रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये रेजिडेंट होगा एचयूएफ, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। और हमारा असेसमेंट ईयर हो रहा है 16-17। ठीक है सर, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे रीड कर सकते हैं। मैंने इसमें सूटेबल चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है सर, तो ये हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया किसका? एचयूएफ का। आइए जी, अब पढ़ना है हमने फर्म का, एओपी का और बीओआई का। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके लिए भी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ही अप्लाई होता है। और कमाल की बात है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 आप सीख चुके हो। ठीक है, अब से कोई डुअल लेयरिंग वाली बात नहीं होगी। अब से केवल एक ही बात चेक करनी है, क्या ये रेजिडेंट है या फिर ये नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब यह हुआ बेटे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 3 स्टेटस हुआ करते थे। रेजिडेंट है तो क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो क्या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। देख सकते हैं आप, एचयूएफ के लिए 3 ऑल्टरनेटिव थे, आरओआर, आरएनओआर और एनआर। ये तो बेटे बीच का पड़ाव था। फाइनल रिजल्ट मेरे पास एचयूएफ के लिए 3 थे, आरओआर, इसे बोलते हैं हम लोग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यानी एचयूएफ के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटस निकले थे। ऐसे ही इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में भी 3 स्टेटस निकले थे। बोलो हां, यस सर। लेकिन अब से सिर्फ 2 ही निकला करेंगे, यह हट जाएगा। यानी अब मैं जितने भी स्टेटस बताने जा रहा हूं उसमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सिंपल सा काम है, आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो आगे कुछ भी चेक नहीं होगा। ठीक है सर, आइए जी, अब बात करते हैं किसकी? पार्टनरशिप फर्म की, एओ की, एओपी की, बीओआई की, इन सब की बात करते हैं। तो कब ये रेजिडेंट कहलाएंगे और कब ये नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे? ठीक है सर, रेजिडेंट ये तब कहलाएंगे, बिल्कुल सेम रूल है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is situated wholly or partly in India। यानी कि बिल्कुल सेम रूल एचयूएफ वाला, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से या आंशिक रूप से भी भारत में हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे रेजिडेंट कहेंगे। तो बताओ नॉन रेजिडेंट कब कहेंगे? व्हेन कंट्रोल
and management is situated wholly out of India. Note: control and management is situated where decisions are taken regarding its affairs. आप व्यापार चला रहे हैं तो व्यापार चलाने के लिए जो डिसीजन जहां लिए जाएंगे वहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को सिचुएटेड माना जाएगा. फिर रूल नंबर वो भी सेम है कि इफ एनी सिंगल डिसीजन इज टेकन इन इंडिया, इट इज नोन एज रेजिडेंट. अगर एक भी डिसीजन लोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, क्योंकि पार्टली को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. बेटे कंट्रोल इन केस ऑफ पार्टनरशिप, कंट्रोल होता है पार्टनर्स के पास. कंट्रोल्स आर इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स. लेकिन एओपी या बीओआई या किसी और केस में कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स. कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर. प्रिंसिपल ऑफिसर. ठीक है, ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब हम आगे चलते हैं. हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात करनी है. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3. आइए जी, कंपनी के रिस्पेक्ट में भी बेटे वही दो स्टेटस होंगे, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. लेकिन कंपनी के रिस्पेक्ट में हम दो बातें समझ लेते हैं कि दो तरह की कंपनीज होती हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहली कहलाती हैं इंडियन कंपनीज और दूसरी कहलाती हैं फॉरेन कंपनीज. इंडियन कंपनीज को हम लोग डोमेस्टिक कंपनी भी बुला देते हैं. ये वो कंपनी है जो कि इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है. लॉ कहता है कि दीज आर ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया. जो कंपनी इंडिया में बनी है और जो कंपनी इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, वो इंडियन कंपनी है. और इंडियन कंपनी हमेशा क्या है? हमेशा रेजिडेंट है. अब फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट है? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया. यहां ध्यान रखना, यहां पर पार्टली वर्ड गायब है. होली इन इंडिया. और इसमें भी असेसमेंट ईयर 16-17 से चेंज आ गया. और इसमें अब असेसमेंट ईयर 16-17 यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 15-16 से इसमें चेंज आ गया.
Now, instead of control and management, we will see place of effective management. शॉर्ट फॉर्म में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM. इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, हमेशा रेजिडेंट है. लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के लिए देखा जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? तो आइए मैं आपको बुक से एक बार रीड करवा देता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ये हमारे पास बुक का पेज नंबर 25 चल रहा है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को पढ़िए क्या लिखा है. From the assessment year 2016-17, a foreign company will be resident in India if its place of effective management during the relevant previous year is in India. और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for the conduct of the business as a whole are in substance made. और इसके लिए आपको बोर्ड की जो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी और वो अभी आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. आपको सिंपल सी बात समझ लेनी है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है. और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो है जहां की मैनेजमेंट बैठती है और जहां कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर द एंटिटी एज अ होल. ठीक है, तो क्योंकि यहां पर चेंज आया है तो ये आगे की प्रॉब्लम्स भी बुक में चेंज आएगा. मेरे पास अभी पुरानी बुक है तो इसीलिए हम उसको देखेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है सर. अब देखिए हमने कौन कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिए हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं. चलिए जी, हमने कौन कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिए हैं. बताते जाइएगा. क्या आपने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ लिया? यस सर. 6 सबसेक्शन 1 और 6 सबसेक्शन 6. क्या आपने HUF पढ़ लिया? पढ़ लिया सर. 6 सबसेक्शन 2 और 6 सबसेक्शन 6. फर्म AOP BOI पढ़ लिया? यस सर. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2. जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ लिया? यस. 6 सबसेक्शन 3. एवरी अदर पर्सन, इसमें आ गया लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 है. और वो भी आपको बताते हैं कि 6 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है. वापिस बुक का पेज नंबर 25. यहां लिखा है कि एवरी अदर पर्सन. तो एवरी अदर पर्सन के लिए अब मेरे पास बच गई लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ये 2 लोग बच गए. ये रेजिडेंट होंगे इंडिया के अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली. बिल्कुल वही रूल है, होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो ये हमेशा बेटा रेजिडेंट ही निकलते हैं, कभी नॉन रेजिडेंट निकलते नहीं है. लेकिन लॉ में लिखा है कि नॉन रेजिडेंट कब होंगे? जब इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होगा. बोलिए, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, ये बात हमें क्लियर हो गई. चलिए, अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमने सेक्शन नंबर 6 को पूरा पढ़ लिया. ठीक. हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 2, इसमें सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। जब स्टार्ट किया था तब चैप्टर आपको बता दिया था कि बेटे 8 का कोई खास रेलिवेंस नहीं है, और बाकी मैंने आपको पहले ही पेज पे डायग्राम बना के दिखा दिया था। हमने इसमें से सेक्शन 6 कवर कर लिया। क्योंकि अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को सीख चुके हैं, तो अब हम चल के आएंगे किस पर? सेक्शन नंबर 5 पर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे हमारे साथ रेडी हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सेक्शन 5 इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आइए जी, ग्रॉसली तो सेक्शन 5 की बातें हमने आपको पहले ही बता दी थी। सेक्शन 5 कह रहा था कि लाइबिलिटी टू पे इनकम टैक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इनकम। आपकी इनकम अगर इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम दो तरह की इनकम्स को कहा गया। एक तो वो जो इनकम आप इंडिया में रिसीव करोगे, और दूसरी वो इनकम which accrues or arise in India। यानी इनकम को अगर इंडिया में प्राप्त किया तो भी इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी। अगर इनकम को इंडिया में कमाया, एक्रू या अराइज इंडिया में हुई, तो भी इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी। इसमें लॉ ने कहा था कुछ केसेस में हम मान लेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो कि सेक्शन नंबर 7 में आएगा, और इसमें कहा कि हम मान लेंगे डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, यह सेक्शन नंबर 9 में आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सेक्शन नंबर 5 यह कहता है कि अगर इनकम इंडिया में रिसीव कर ली, या हमने जो कह रखा है कि ये इंडिया में रिसीव्ड मान लेना, तो ये टैक्सेबल होगी फॉर एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। और इसके लिए भी रूल यही होगा, यानी इंडियन इनकम पर सभी लोग टैक्स देंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करना बेकार है। लेकिन सर अगर मेरी इनकम फॉरेन इनकम हुई तो क्या होगा? तो फिर सेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर आपकी इनकम फॉरेन इनकम है तो इसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर कोई इंपॉर्टेंस टैक्स लाइबिलिटी के लिए है तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम। अगर आप इतनी बात समझ जाएं कि बेटे इंडियन इनकम के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस इनकम का निक्सस इंडिया में है, इस इनकम का रिलेशन इंडिया से है, तो इंडिया क्यों ना टैक्स ले, रेजिडेंशियल स्टेटस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक फॉरेन से एक प्लेयर एक दिन के लिए इंडिया में आता है, यहां आकर के अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और पैसे कमाता है,
वो कह रहा है मैं तो एक ही दिन इंडिया में आया था तो मैं रेजिडेंट थोड़ी ना हो गया। सरकार कह रही है एक ही दिन में आके कमाई कर ली तो टैक्स देना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई रेलिवेंस यहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉरेन इनकम के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को देखा जाता है, ठीक है। तो हम आपको इसकी चर्चा बताते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर जो हम मेन इनकम टैक्स पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको इंडिविजुअल का चार्ट बना के दूंगा। व्हाट इज द चार्ट फॉर इंडिविजुअल? आइए जी, मैं अपने बच्चों को पहले ये वाली बात बता दूं कि इनकम से जुड़ी हुई दो बातें होती हैं। एक तो होता है इनकम का एक्रूयू होना, ड्यू, और एक होता है इनकम का रिसिप्ट होना। फर्स्ट चैप्टर में भी ये बातें आपको बताई थी, एक्रूअल बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। तो इनकम आप कमाते हैं, फिर इनकम को आप रिसीव भी करते हैं, तो इनकम से जुड़ी हुई दो बातें होती हैं। अगर इनकम की एक्रूअल इंडिया में हुई तो क्या होगा, और अगर इनकम की एक्रूअल फॉरेन में हुई तो क्या होगा? अगर इनकम की रिसिप्ट इंडिया में हुई तो क्या होगा, और अगर इनकम की रिसिप्ट फॉरेन में हुई तो क्या होगा? ठीक है, तो ये मेरे पास बातें आएंगी और इन सबको समझाता है हमारा सेक्शन नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 5। और बेटे इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट के अंदर क्योंकि हम इंडिविजुअल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जो कि हमारा कोर्स ऑफ स्टडी इंडिविजुअल है, तो बेटे इंडिविजुअल के लिए इसके 3 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटस होते हैं। बताइए कौन कौन से स्टेटस होते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा नॉन रेजिडेंट। ये 3 स्टेटस हमारे पास होते हैं। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स या फिर काइंड ऑफ इनकम। देखिए जी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 में लिखा है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सबसे पहले लॉ ने कहा कि इनकम कहां प्राप्त की, या लॉ ने क्या माना कि उसे आपने इंडिया में प्राप्त किया, ऐसी इनकम है। तो लॉ कहता है एक्रूअल कहां हुई, दैट इज इररिलेवेंट। हम देखेंगे ही नहीं कि कमाई कहां थी। यानी यहां से चेक कीजिए, इनकम रिसीव कहां की, इंडिया में। हो सकता है आपने इनकम इंडिया में कमाई हो सकता है आपने इनकम फॉरेन में कमाई हो। दोनों ही, एक्रूअल से मुझे कोई मतलब नहीं है। इनकम क्योंकि इंडिया में रिसीव्ड हुई, इस इनकम को आप इंडियन इनकम मानेंगे, और क्योंकि इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है, तो आरओआर स्टेटस हुआ तो भी टैक्सेबल इंडिया में है, एनओआर हुआ तो भी टैक्सेबल इंडिया में है, एनआर हुआ तो भी टैक्सेबल इंडिया में है। बोलिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूअल से कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए टैक्सेबल है, स्टेटस से भी कोई मतलब नहीं है, तीनों को टैक्सेबल होगी।
ठीक है। दूसरा, इनकम एक्रूज और अराइज इन इंडिया, या फिर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब लॉ कह रहा है कि चलो, क्या इनकम आपने इंडिया में कमाई थी? यस। तो ये मत देखना रिसिप्ट कहां की थी। रिसिप्ट इज इररेलीवेंट। एक पक्ष, ये इनकम के दो पार्ट हैं, एक इनकम का एक्रू होना और दूसरा इनकम का रिसिप्ट होना। इन दोनों में से कोई भी पार्ट अगर इंडिया में अकर कर गया तो फिर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, भले ही आप नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो, क्योंकि हमारी सरकार कहती है इन दोनों में से कुछ भी इंडिया में है तो वो इनकम इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है सर। अब बच गई मेरे पास तीसरी तरह की इनकम, और इस इनकम में ना तो एक्रूअल इंडिया में होगा और ना ही रिसिप्ट इंडिया में होगा, यानी एक ऐसी इनकम जिसका एक्रूअल और जिसका रिसिप्ट दोनों इंडिया से बाहर हुए हों, और ऐसी इनकम को हम लोग नाम देते हैं फॉरेन इनकम। इनकम एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, और यह भी समझने की बात है एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और इस इनकम का नाम क्या है? फॉरेन इनकम। और हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ इसी इनकम की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब में तो सभी को टैक्स देना था। इसमें दो तरह की इनकम लॉ ने डिफाइन की हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, या बिजनेस नहीं है तो प्रोफेशन है विच इज सेटअप इन इंडिया। और फिर बच गई अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में इंटरेस्ट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, और रेंट हो सकता है। इस तरह की इनकम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। देखिए, फॉरेन इनकम की बात हो रही है। फॉरेन इनकम में लॉ कहती है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपके लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, टैक्सेबल। यानी फॉरेन इनकम है, स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा टैक्सेबल। फिर सर आपने इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, बताएंगे। ठीक है सर, अगर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो सरकार कह रही है इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, फॉरेन इनकम, स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, टैक्सेबल। फॉरेन इनकम, स्टेटस नॉन रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल। सिर्फ और सिर्फ ध्यान यह रखना है, अगर फॉरेन इनकम ऐसे बिजनेस से हो रही है जिसे आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, या ऐसे प्रोफेशन से हो रही है जो आपने इंडिया में सेटअप किया था। ठीक है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया मतलब
आपने यहां पर अपना डॉक्टरी क्लिनिक बनाया, प्रोफेशन इंडिया में लगाया और आप बाहर इलाज करने चले गए, तो जो भी कमाओगे, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस एनओआर है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने कोई और इनकम कमाई होगी, ठीक है, इस इनकम में आपका निक्सिस इंडिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहां टैक्सेबल कर दिया, लेकिन यहां पर यह टैक्सेबल नहीं होगा। तो याद यह रखना है कि फॉरेन इनकम में अगर आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, फॉरेन इनकम में अगर आपका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर अगर ये बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया से इनकम है तो टैक्सेबल है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है टैक्सेबल है, अदर कोई इनकम है तो नॉट टैक्सेबल है। अब बेटे, ये जो आपने रूल पढ़ा है, तो इसे आप कैसे अपने माइंड में समराइज करोगे? तो इसकी समरी बहुत छोटी है। देखिए, अगर आपकी इनकम इंडियन इनकम थी तो आपका स्टेटस कुछ भी हो, ये टैक्सेबल थी। तो सबसे पहला रूल आपने एज अ समरी याद करना है, नंबर 1, दैट इंडियन इनकम इज टैक्सेबल for all persons, residential status is irrelevant। चलिए जी, रूल नंबर 1, इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल है। ठीक। रूल नंबर 2, अगर आपका स्टेटस आरओआर है तो आपके लिए इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और आपके लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। आरओआर स्टेटस की सभी इनकम टैक्सेबल होती हैं। तो ग्लोबल इनकम is taxable in case of ordinary resident। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती हैं। तीसरा, फॉरेन इनकम not taxable for non-resident, but in some cases it is taxable for not ordinary resident। यानी एनओआर के फॉरेन इनकम का रूल याद रखना है आपने। ठीक है, बात समझ में आई? आपके सामने क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन कहेगा मेरा स्टेटस है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो सभी इनकम टैक्स हो जाएंगी। क्वेश्चन आएगा कि मैं हूं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। फॉरेन इनकम का रूल याद रखना कि ये वाली टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आया नॉन रेजिडेंट, तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, आरओआर के लिए सभी इनकम टैक्सेबल होंगी, एनआर के लिए केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी, एनओआर के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी, और फॉरेन इनकम कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी तो टैक्सेबल होगी। अगर ये 3 बातें आप अपने माइंड में बैठा लोगे तो फिर आपको इसके क्वेश्चन करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है सर, यहां तक की बातें हमने समझ ली।
इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो इसके साथ आपको नोट में लिखनी है। तो लिखिए नोट। स्कोप ऑफ इनकम से जुड़े हुए कुछ नोट्स भी हैं। नंबर 1, पहला, इफ एन इनकम इज टैक्स्ड on accrual basis, then it is not taxed again on receipt basis। ठीक है, अपने आप में ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी इनकम पहले ही एक्रूअल पर टैक्स हो गई हो तो जब वो पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट पर वो टैक्स नहीं होगा। अगर इनकम एक्रूअल पर टैक्स हो गई है तो फिर वो रिसिप्ट पर टैक्स नहीं होगी। नंबर 2, इनकम शुड रिलेट टू प्रीवियस ईयर। अब आप इनकम किसी प्रीवियस ईयर की निकाल रहे हो और उसमें लिखा हुआ है किसी पुराने प्रीवियस ईयर की इनकम आपको दी गई है। ठीक है, मान लीजिए आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 15-16 की, और क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक अनटैक्स्ड इनकम है, लेट अस सपोज 10-11 की। तो बेटे मैं इस इनकम को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहा हूं। ठीक है, certain incomes are exempt from tax। बेटे हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद एक चैप्टर आता है इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो अभी हमने वो पढ़ा नहीं है। तो हम अगर यहां क्वेश्चन बना रहे हों और हमें कोई एग्जेम्प्ट इनकम दे दी जाए तो आप उसे इंक्लूड मत करना। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी हमारी इनकम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इनकम्स एग्जेम्प्ट हैं। तो नंबर 1, डिविडेंड इनकम। अगर आपको डिविडेंड इनकम रिसीव्ड हो फ्रॉम इंडियन कंपनी तो ये हमारे पास सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में एग्जेम्प्ट होती है, इंक्लूड मत करना। अगर डिविडेंड आपको मिले किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का तो वो हमारे पास सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में एग्जेम्प्ट है, और जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। हां, अगर आपको डिविडेंड मिलता है फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल, इसे आप इंक्लूड करोगे। ठीक है सर। इसके बाद आती है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम होती है फ्रॉम लैंड situated in India, agricultural income from land situated in India, it is exempt under 10 subsection 1।
हमारी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम बेटे सेक्शन 10 में है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको एग्रीकल्चरल इनकम हुई फ्रॉम लैंड आउटसाइड इंडिया, तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी। अब आ गया गिफ्ट। गिफ्ट बेटे, अगर क्वेश्चन कहता है कि गिफ्ट आपको आपके रिलेटिव से मिला, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट, चाहे कैश में मिल जाए चाहे काइंड में मिल जाए। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, तो ये अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर गिफ्ट किसी और ओकेजन पर मिला, चाहे कैश में मिला चाहे काइंड में मिला, अगर ये 50,000 रुपीज से ज्यादा का है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी इसके बारे में, गिफ्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि हमारे इनकम का लास्ट और 5वां हेड होगा। ठीक है। और एक छोटी सी बात और रह गई है, वो भी पढ़ लेते हैं। बेटे, हमने यहां पर रिसीप्ट ऑफ इनकम की बात की है, हमने रेमिटेंस की बात नहीं की। यानी कि टैक्सेबिलिटी के लिए रिसिप्ट ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस ऑफ इनकम से हमें कोई मतलब नहीं है। अब मन में सवाल ये उठेगा कि सर ये रिसिप्ट ऑफ इनकम क्या है और ये रेमिटेंस ऑफ इनकम क्या है। तो बेटे, आपकी बुक ने इस बात को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 28 है। इसमें लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ इनकम रेफर्स टू फर्स्ट ओकेजन when recipient gets money under his control। एक व्यक्ति को फॉरेन में मनी मिला, तो फॉरेन में उसको मनी मिला, इसको बोलेंगे रिसिप्ट। और रिसिप्ट को लॉ ने डिफाइन किया कि जब वो पहली बार आपके कंट्रोल में आ गया, फिर वहां से वो मनी हमने इंडिया में ट्रांसफर कर लिया, इट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो वंस एन अमाउंट इज रिसीव्ड, any remittance or transmission of the amount to another place does not result in receipt। यहां लिखा है कि एसएससी रिसीव्स $10,000 इन यूएसए। अब यहां लिखा है रिसीव्स $10,000 इन यूएसए, तो रिसिप्ट कहां हुई? यूएसए में। ठीक है, डेट को चेंज कर देता हूं मैं। आउट ऑफ $10,000 ही रेमिट्स 50,000 रुपीज टू इंडिया। इंडिया में रुपए में उसने कुछ पैसा ट्रांसफर ले लिया। अब ये इनकम इंडिया से बाहर रिसीव हुई थी, इट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इनकम चाहे कैश में हो या काइंड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिसिप्ट और एक्रूअल में डिफरेंस होता है, और हमारे लॉ में डीम्ड रिसिप्ट होती हैं और डीम्ड एक्रूअल भी होती हैं। ये डीम्ड रिसीव्ड सेक्शन नंबर 7 में है, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा करना चाहें तो। और इसे ना हम अभी समझाएंगे ना इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हम समझ पाएंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी।
तब ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सैलरी की इनकम्स की बातें हैं। तो जब तक सैलरी नहीं पढ़ा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, और इसे फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें जो आपने समझ ली हैं, इसे आप रिवाइज करेंगे और बाकी हम लोग आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।